हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द PW यूट्यूब चैनल, जहां पे हम बीएनएस की वाईटी सीरीज में डील कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 13। आज कुछ नए ऑफेंसेस पढ़ने वाले जो बीएनएस में पहली दफा ऐड हुए हैं। दैट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज। आतंकवाद वाले जो अपराध हैं वो पहले आईपीसी में रिकॉग्नाइज नहीं थे। टाडा वगैरह तो चलो है ही ये सब, लेकिन अब स्पेसिफिक बीएनएस में इसको जगह दी गई है। क्यों जगह दी गई है, क्या क्या चीजें हैं, और मैं सही बताऊं बेटा, टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत लंबा चौड़ा सेक्शन है और हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बिकॉज इंडियन लेजिस्लेशन ने पूरा इंश्योर किया है किस किस तरीके से इंडिया की हिस्ट्री में टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई है, आतंकवाद को किस तरीके से भारत में एग्जीक्यूट करवाया गया है कई बार। इन सारी चीजों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए सेक्शंस बहुत अच्छे खासे तरीके से ड्राफ्ट किए गए हैं। और ये पर्टिकुलर सेक्शन में फिर से बोल दूं, प्रिलिमिनरी, मेंस, इंटरव्यू, जजमेंट राइटिंग की वजह से इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार लगाओ, बिकॉज दे आर द न्यू सेक्शंस। एकदम न्यू सेक्शन है और पूरा इन डेप्थ पढ़ेंगे हम, एक एक सेक्शन को, एक एक सबसेक्शन को पढ़ेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। लेकिन कोई भी स्टूडेंट अगर ये सोचता है या ये दिमाग में फिट कर लिया है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज का सेगमेंट बिना याद किए मैं मेज में चले जाऊं, तो मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सेक्शन नया है और आप ये सोच रहे हो कि बहुत डिफिकल्ट है इसलिए मैं ना पढ़ूं। तो व्हाट इफ वो स्टूडेंट्स जो पढ़ के आए हैं रैंक वही हासिल करेंगे, ये ध्यान रखना। तो डिफिकल्ट है बट हमारे लिए है। पढ़ के वो स्टूडेंट जाएगा तो फिर उस स्टूडेंट का एग्जाम भी क्लियर होगा। जो नहीं पढ़ के जाएगा फिर तो समस्या भारी है ना। चलिए जी, भारतीय न्याय संहिता इस सेगमेंट को स्टार्ट करने से पहले ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन, आप लोगों को कुछ भी नहीं, पीडब्ल्यू ऐप पर जाना है। पीडब्ल्यू ऐप पर जाकर बेटा आप ये पर्टिकुलर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये जो बीएनएस का सेगमेंट है यही एज इट इज फोल्डर आपको वहां पर दिखेगा। इस फोल्डर को आप वहां पर बाय करेंगे, दैट इज टू से इस बैच को वहां बाय करने की जरूरत नहीं, मेरा मतलब एनरोल करने की जरूरत है। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई अमाउंट डिडक्ट नहीं होने वाला है। इसको एनरोल करने के बाद एक तो आपको वहां वीडियो भी दिख जाएगी हमारी, यही वाली जो वहां पर भी होगी, जो YouTube पे भी रहेगी, और आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ यही वाइट बैकग्राउंड के साथ मिलेगा, सो दैट आप लोग बाद में इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। हर क्लास में हर स्टूडेंट हर कमेंट सेक्शन में ये जरूर कहता है कि मुझे पीडीएफ नहीं मिल रही है, तो उसके लिए मैंने अब आपको पहले से स्टार्टिंग से बताना शुरू कर दिया। और कोई भी अदर बैचेस है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे नीति बैच है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कौन कौन से फैकल्टीज क्या क्या पढ़ा रहे हैं, जस्टिस बैच जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 7 अक्टूबर को जी। तो आज की क्लास में एक तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पढ़ेंगे, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स भी पढ़ना है, और उसके बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज भी पढ़नी है। बेटा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर देखोगे ना तो आईपीसी में पहले इसको जगह नहीं दे रखी थी। मकोका वगैरह तो था ही आपके महाराष्ट्र वगैरह में, लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली सारे स्टेट्स के लिए फिर क्या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो जाहिर सी बात है कि अब यहां पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जरूरत पड़ी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सही बताऊं तो आपको ये रियलाइज होगा देख के, ma'am, it is nothing but the already existing offenses in your IPC or other any special law. Already existing वो law है, तो उनको organized क्या चीज बना रही है? उनको organized बना रहा है बेटा उनका उस particular sequence में offense commit करना। Basically वो इस particular चीज में लंबे समय से involved है। एक पूरी गैंग है इन लोगों की, उनका एक syndicate है, और वो भी आप देखोगे कि कोई पर्टिकुलर आपको जो है टाइम पीरियड भी दे रखा है यहां पर। तो सबसे पहले हम चलेंगे जो कि आपका सेक्शन नंबर 73, नॉट 73 बेटा 111, हाँ जी ये गलत है, प्लीज इसको रिमूव करें, इट इज योर 111। 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की डेफिनेशन दिया और कहता है कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी है, वो अनलॉफुल एक्टिविटी आपको बता रखी किस चीज की है, और वो अनलॉफुल एक्टिविटी की क्यों जा रही है, ताकि ऑब्टेन कर सके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी मटेरियल बेनिफिट तो हम लेना चाहते हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है, उसी को हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। तो सबसेक्शन 1 में आपको ये डिफाइन किया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है। आगे बाकी के सबसेक्शंस में बेटा इनका जितना भी सेगमेंट है, इन्होंने बोला है कि पोजेस कर रहा है, हार्बर कर रहा है या सिंडिकेट है उनका, तो उसके बारे में चीजें उन्होंने और ज्यादा बताई है। तो सबसेक्शन 3 ये कहता है, सबसेक्शन 2 में इसकी पनिशमेंट है, ठीक है, सबसेक्शन 2 में इसकी आपको पनिशमेंट दे रखी है, यस, और स्पेसिफिक पनिशमेंट्स हैं। अब जब सबसेक्शन 1 भी पढ़ोगे तो बेटा इसमें बहुत सारे इन्होंने ऑफेंसेस को अच्छे से डिफाइन कर रखा है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस वगैरह क्या है, कोई अबेट करता है, अटेम्प्ट करता है, कॉन्स्पायर करता है या जानबूझ के फैसिलिटेट करता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को। एंड सबसेक्शन 4 बोलता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का मतलब क्या है। Who is a member of organized crime syndicate?
या कोई भी पर्सन इंटेंशनली हार्बर कर रहा है, कंसील कर रहा है, तो सबसेक्शन 5 में और सबसेक्शन 6 में उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से कोई भी प्रॉपर्टी आपने पोजेस की है, डिराइव की है, ऑब्टेन की है, तो वो पर्टिकुलर चीज भी आपके ऑर्गेनाइज क्राइम की कैटेगरी में आ रही है। चलो इस पूरे सेगमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि न्यू सेक्शन है, तो हम इसमें कुछ छोड़ने की गुंजाइश नहीं रखेंगे। देखो क्या दे रखा है, इट सेज दैट एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, वर्ड क्या है बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मैं आपको वर्ड वापस से बता दूं। इट सेज एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, क्या है, कोई भी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी है तो, हाँ जी है कि नहीं है बताओ। ओके चलो, तो ये जरूरी है कि वो एक्टिविटी अनलॉफुल होनी चाहिए और कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूइंग मतलब लगातार, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, किडनैपिंग है, जिसमें आपका किडनैपिंग है, रॉबरी है, व्हीकल थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, लैंड ग्रैबलिंग है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, फिरौती वगैरह लेना, इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, साइबर क्राइम्स है, ट्रैफिकिंग है पर्संस का, ड्रग्स, वेपन्स या इलिसिट गुड्स या सर्विसेज का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, रैंसम लेना बाय एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, या तो कॉन्सर्ट कर रहे हैं मतलब एक साथ ऐसा काम कर रहे हैं, सिंगल या जॉइंटली, आइदर एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट और ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट, किस तरीके से, बाय यूज ऑफ वायलेंस, थ्रेट, इंटिमिडेशन, कोर्जन, बाय एनी अदर अनलॉफुल मीन्स टू ऑब्टेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल बेनिफिट, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होगा। तो ये सारे के सारे ऑफेंसेस आप कहोगे कि यस मैम हमारे बीएनएस में ये सारे के सारे रिकॉग्नाइज्ड एक तरीके से, ये ऑफेंसेस तो है, लेकिन इनको जब बेटा कंटिन्यूड अनलॉफुल वे में किया जाता है, ये कुछ नहीं, ये अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन जाता है। अब इनका एक्सप्लेनेशन में 3 वर्ड्स डिफाइंड है, एक तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, दूसरा कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है, और तीसरा जो इन्होंने डिफाइन किया है वो है आपका इकोनॉमिक ऑफेंसेस क्या है। 5 स्टार लगाओ, इकोनॉमिक ऑफेंसेस पूछने की पूरी गुंजाइश है। तो एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट पार्ट बोलता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट क्या, सिंडिकेट क्या होता है बेटा, जैसे कॉलेजेस में होता है ना सिंडिकेट मेंबर्स, है ना, सिंडिकेट इज नथिंग बट ग्रुप है उनका, और लिखा भी है मींस अ ग्रुप ऑफ 2 or more persons who acting either singly or jointly as a syndicate or gang indulged in continuing unlawful activity। तो unlawful activity में जो involved है, और वो भी कौन है, ग्रुप के लोग हैं। ग्रुप में 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो सिंगली एक्ट कर रहे हैं, जॉइंटली भी एक्ट कर रहा है, क्योंकि उनका इंटेंशन कॉमन हो रहा है ना। एंड सेकेंड क्या बोलता है एक्सप्लेनेशन, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब क्या है, एक ड्यूरेशन दे रखा है, ध्यान रखना, यहां से आपको सेगमेंट आ सकता है। कंटिन्यूड है बट कोई टाइम लिमिट होगा कि भाई 10 साल के लिए कंटिन्यू कर लिया, 20 साल के लिए कंटिन्यू कर लिया, 30 साल के लिए कंटिन्यू कर लिया, कितने ड्यूरेशन तक हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूड के मामले में आने वाला है। तो उन्होंने बोला मीन्स एन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लॉ उसको प्रोहिबिट करता है, और इसका नेचर कौन सा है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। किसकी कैटेगरी में फॉल करता है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल करता है, बराबर है। ये किसकी कैटेगरी में फॉल करता है बेटा, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल करता है। पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट ऑफ 3 इयर्स या मोर, 3 इयर्स से इक्वल है या 3 इयर्स से मोर है। अंडरटेकन बाय एनी पर्सन आइदर सिंगली और जॉइंटली एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट और ऑन बिहाफ ऑफ सिंडिकेट, या तो एज अ सिंडिकेट का मेंबर होकर वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, या उनके बिहाफ पे वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, ऑफ विच more than one charge sheet has been filed before a competent court within a preceding period of 10 years। मतलब यहां पर एक ऑफेंस से ज्यादा more than one ऑफेंस चार्जशीट सबमिट की गई है, और वो भी कैसा, 10 years preceding, मतलब आज से 10 साल पहले, मतलब दैट मीन्स जो अभी से पहले के जो 10 साल है, मान लो आज 2024 से 2014 से लेकर 2024 तक के पीरियड में इन ऑफेंसेस के मामले में एक से ज्यादा चार्जशीट फाइल कर दी गई है, जो कि कॉग्निजेबल इन नेचर है और जिसका पनिशमेंट 3 इयर्स और मोर है, वो आपके कंटिन्यूइंग अनलॉफुल असेंबली में आएगा। एंड द कोर्ट हैज टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड इंक्लूड्स इकोनॉमिक ऑफेंसेस। इसमें जरूरी है कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी लेना चाहिए, संज्ञान भी लेना चाहिए, और इसमें इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी आएंगे। Now what is meant by economic offenses? ये आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। इन्होंने बोला इकोनॉमिक ऑफेंसेस कुछ भी नहीं मैम, सीबीटी है एक तो
क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, फॉर्जरी है, करेंसी नोट, बैंक नोट्स का फॉरफीचर, गवर्नमेंट स्टैम्प्स का फॉरफीचर हो, सॉरी फॉरफीचर नहीं, करेंसी नोट्स का काउंटरफीटिंग हो गया, हवाला ट्रांजैक्शन हो गया है, मास मार्केटिंग फ्रॉड हो गया है, रनिंग स्कीम्स टू डिफ्रॉड, है ना। तो आपके सामने ऐसी स्कीम्स रखी गई है, 10 दिन में पैसा डबल, 7 दिन में पैसा ट्रिपल, ये वाली सेवरल पर्संस, और डूइंग एनी एक्ट इन अ मैनर विद द व्यू टू डिफ्रॉड एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऐसा एक्ट किया जा रहा है जिससे कि बैंक को हम फ्रॉड कमिट कर सकते हैं, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पैसे वगैरह का लेन देन करती है, या फिर ऐसा कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑब्टेनिंग मॉनेटरी बेनिफिट्स। मॉनेटरी बेनिफिट यहां आपका लेना क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इकोनॉमिक ऑफेंसेस में। और कोई भी पर्सन ऑर्गेनाइज क्राइम अगर कमिट करता है तो पनिशमेंट कैसे मिलेगी, डिपेंड्स। वो ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट करते हुए अगर डेथ हो गई है तो पनिशमेंट यहां पर ज्यादा है, जो देता है आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट, जो कि आपका 10 लाख रुपीस तक फाइन भी इंपोज करता है, प्लस 10 लाख रुपीस फाइन भी है। अगर ग्रीवियस हर्ट और हर्ट हो गई तो आपका बी है। इन अदर केसेस मतलब डेथ के अलावा अगर और कोई भी नुकसान उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज क्राइम से हुआ है तो पनिशमेंट कितना होगा, 5 साल से लेके यहां पे लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है, एंड फाइन कितना होगा, 5 लाख रुपीस यहां फाइन होने वाला है। और अगर किसी ने भी, मैंने ऑलरेडी बता दिया बेटा सबसेक्शन 3 में अबेटमेंट, अटेम्प्ट, कॉन्स्पिरेसी, फैसिलिटेशन, इनके बारे में बोला, तो सबसेक्शन 3 बोलता है whoever abets, attempts, conspire या knowingly facilitate करता है for the commission of an organized crime, या अदरवाइज किसी भी तरीके से उसके प्रिपरेशन में भी एंगेज होता है, तो पनिशमेंट कितनी है, 5 इयर्स जो लाइफ इंप्रिजनमेंट तक जाएगी, एंड फाइन जो है वो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। ओके, सबसेक्शन 4 ये बोलता है कि कोई भी अगर सिंडिकेट का मेंबर है, Who is a member of organized crime syndicate, याद है हम सेक्शन नंबर 149 पढ़ते थे आईपीसी में, मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, वैसे वैसे यहाँ पे भी बोला कि अगर ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का कोई व्यक्ति मेंबर भी है तो वो सबसेक्शन 4 में पनिशेबल होगा। सबसेक्शन 4 में कैसे पनिशेबल होगा, सबसेक्शन 4 में क्योंकि वो मेंबर है ना इसलिए पनिशेबल है, पर यह पनिशमेंट की आपको सजा की जो है कैटेगरी कितनी दे रखी है, इन्होंने बोला नॉट लेस देन 5 इयर्स, 5 इयर्स से लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है, प्लस जो फाइन है वो 5 लाख तक जा सकता है, सेम चीज। एंड सबसेक्शन 5 में क्या बोला, सबसेक्शन 5 बोलता है अगर इंटेंशनली आपने हार्बर किया या कंसील किया किसी भी पर्सन को जिसने ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट किया है, देन पनिशमेंट कितनी है, जो कि 3 इयर्स होगी, जो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट तक जा सकती है, एंड फाइन जो है वो 5 लाख रुपीस तक का होगा। नॉट लेस देन 5 इयर्स विच में एक्सटेंड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट, एंड फाइन कितना होगा, नॉट लेस देन 5 लाख रुपीस होगा। अब ये तो बेटा टेबल से ही आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको ये टेबल बताया ना, यस ये टेबल। तो यहां पे एक तो आप सबसेक्शन 4 की पनिशमेंट ऐड करेंगे, सबसेक्शन 5 की और सबसेक्शन 6 की, बस उसके बाद आपकी ये टेबल वाइंड अप हो जाएगी। दैट्स इट, शॉर्ट में लिख सकते हैं। और ये किसका था, ये आपके सबसेक्शन 3 का था, ठीक है, सबसेक्शन 2 का था, आई एम सॉरी, सबसेक्शन 2 की पनिशमेंट थी, ठीक है, सबसेक्शन 2 लिखना वहां पे। ओके, एंड प्रोवाइडेड दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी केस इन विच हार्बर या कंसीलमेंट स्पाउस के थ्रू आई। ये तो हमने हार्बर की खुद की डेफिनेशन में हमेशा से पढ़ा है कि अगर हार्बर या फिर आपका कंसीलमेंट स्पाउस करता है तो वो कभी भी उस हार्बरिंग में नहीं आने वाला है, क्योंकि हार्बर में बेटा सुबह का भूला अगर शाम को घर आएगा तो उसे सुबह का भूला या भटका शाम को घर आएगा तो उसे भूला या भटका थोड़ी बोलेंगे, वो तो घर आएगा ही। तो उसमें वाइफ को आप थोड़ी ना बोल सकते हो, हस्बैंड को थोड़ी ना बोल सकते हो कि आपने वाइफ को संरक्षण कैसे दिया, ये तो कंटिन्यूइंग ऑर्गेनाइज क्राइम में इन्वॉल्व है, या वाइफ को थोड़ा ना बोल सकते आपने अपने हस्बैंड को संरक्षण कैसे दिया, ठीक है, क्लियर है। सबसेक्शन 6 whoever possesses any property derived or obtained from the commission of the organized crime, प्रॉपर्टी को पोजेस करना यहां पे पनिशेबल होने वाला है, और पनिशमेंट कितनी दे रखी है, नॉट लेस देन 3 इयर्स, जो कि लाइफ तक जा सकती है, 2 लाख रुपीस फाइन है, 3 इयर्स जो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट तक जा सकती है, प्लस 2 लाख रुपीस यहां पर फाइन हो जाता है, ठीक है जी। चले आगे, सबसेक्शन 7 इन्होंने ये बोला एनी पर्सन on behalf or member of an organized crime syndicate is or at any time been in possession of movable or immovable property जिसका वो satisfactory account नहीं बताता है। मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है बेटा, उसके पास मिल गई
और वो किसी भी समय पर, ये बताया गया कि भाई आज से 4 साल पहले ये कोई आपका ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का मेंबर रह चुका है, या फिर उस वक्त या अभी कभी भी वो बेटा एक मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, जिसका वो सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन या सेटिस्फैक्ट्री नॉट डिस्पोजिशन बट अकाउंट नहीं बता पा रहा एग्जैक्टली ये नहीं बता पा रहा है कि कहां से ये प्रॉपर्टी आई है, ये नहीं बता पा रहा है कि एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में उसको बिल वगैरह है या नहीं है, कोई रसीद वगैरह है या नहीं है, तो ये चीजें अगर वो अकाउंट नहीं कर पा रहा है, दैट मीन सबसेक्शन 7 में पनिशेबल होगा, जो कि 3 इयर्स से लेके 10 इयर्स तक होगा। एंड उसमें फाइन कितना मिलने वाला है, शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज। वर्ड एंड है ना, 1 लाख रुपीज से 1 लाख रुपीज से कम का यहां फाइन नहीं होने वाला है। पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम्स, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 सेक्शंस हैं, सॉरी 2 सबसेक्शन है पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब क्या, लघु छोटे छोटे एकदम चुटर पुटर वाले अपराध नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ट्रिफलिंग हार्म्स में जाएगा, वो ट्रिफलिंग हार्म्स में भी नहीं जाएगा। तो सबसेक्शन 1 ये कहता है whoever being a member of group or a gang, कोई ग्रुप है, कोई गैंग है, छोटा मोटा 5-2 लोगों का है ना, चोरी चपाटी करने वाले, either singly or jointly commits an act of theft, या तो थेफ्ट है या स्नैचिंग है या चीटिंग है या अनऑथराइज तरीके से टिकट सेल किया है या किसी भी तरीके से गैम्बलिंग की है या पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर सेल किए हैं। हे भगवान, कैसी हो गई ये जनता है। और अदर सिमिलर एक्ट इज सेड टू कमिट अ पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। लोग ऐसे हो गए हैं, इसीलिए इन अपराधों को रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर लोग खुद ही ऐसे नहीं होते तो क्या हमें इन अपराधों को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत पड़ती? जरूरत ही नहीं होती। क्वेश्चन पेपर का लेन देन बेचना वगैरह नहीं होता तो कभी होता ही नहीं ये सारी चीजें। पेटी ऑर्गेनाइज नामक चीज हमारे बीएनएस में भी हमको देखने को नहीं मिलती, बट सिंस ये ऑफेंस किसी ना किसी तरीके से हो रहे हैं, इसीलिए यहां पर इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। वो थेफ्ट हो सकता है, स्नैचिंग हो सकता है, चीटिंग हो सकता है, या आपका अनऑथराइज तरीके से टिकट सेल करना, ब्लैक में टिकट्स वगैरह सेल करते हैं ना बाहर, मूवी हॉल वगैरह, कहीं पर भी टिकट सेल करना है, या गैम्बलिंग किया जा रहा है किसी भी तरीके से, पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स को सेल किया जा रहा है। हालांकि ध्यान रखना, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट जो राजस्थान का लोकल है वो भी लग सकता है, 1992 एंड 2022 का भी लग सकता है। एक्सप्लेनेशन इन्होंने क्या बोला कि थेफ्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, थेफ्ट का मतलब ट्रिक थेफ्ट, एकदम मैजिक टाइप का नहीं होता, उधर देखा इधर देखा और तुरंत पीछे से पॉकेट मार लिया। थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, गाड़ी में से सामान चोरी करना, बेटा आपका कांच का शीशा, शीशे का कांच का शीशा क्या, गाड़ी का जो शीशा था वो नीचे रह गया, अपने हाथ, कोई भी और व्यक्ति ने हाथ डाला, चोरी कर ली, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ड्वेलिंग हाउस और बिजनेस प्रीमाइसेस, कार्गो थेफ्ट, पिक पॉकेटिंग, थेफ्ट थ्रू कार्ड स्कीमिंग और शॉपलिफ्टिंग। कार्ड स्कीमिंग मतलब कार्ड वगैरह इधर उधर किसी का यूज कर लेना, शॉपलिफ्टिंग दुकान में घुसना, एंड थेफ्ट ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, क्योंकि इंडियन लेजिस्लेचर को पता है कि ये जो चोर है सबसे पहले एटीएम पर धावा बोलते हैं, सबसे पहले एटीएम के पीछे पड़ते हैं, क्योंकि पैसा तो उसमें है, उसकी तो सुरक्षा करने वाला उनको दिखता है कि अच्छा कोई नहीं है। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, कहीं कहीं पर हो सकता है कि कहीं कहीं पर ना भी हो। तो उस केस में जैसे ही दिखा सबसे पहले एटीएम उठाएंगे, एटीएम तोड़कर चोरी कर लेके जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बुलडोजर में पता नहीं क्या क्या चलाएंगे। तो इनको पता चल गया कि ये लोग जो है बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तो इस केस में ये भी किस में आएगा, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आएगा। सबसेक्शन 2 ने क्या बोला, सबसेक्शन 2 बेटा कुछ नहीं, इसकी आपको पनिशमेंट देता है। सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट क्या बोला, नॉट लेस देन 1 ईयर, जो कि 7 ईयर्स तक जा सकता है, एंड ऑल्सो लाइबल फॉर फाइन। Whoever commits any petty organized crime shall be punished with an imprisonment for a term which shall not be less than 1 year, but जो कि 7 ईयर्स तक जा सकता है, and also liable for fine। ठीक है। 113 किसकी बात करता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज किसकी बात करता है, टेररिस्ट एक्ट की बात करता है। अब अगर टेररिस्ट एक्ट को आप देखोगे बेटा, यू विल रियलाइज कि ये सारे के सारे जितने भी हम सबसेक्शंस वगैरह पढ़ने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार में, ना सिर्फ हिंदुस्तान में पर इंडिया के बाहर भी ये पर्टिकुलर एक्ट्स हुए हैं। सबसेक्शन 1 ने क्या बोला, सबसेक्शन 1 ने बोला whoever does an act with an intent to, ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, थ्रेटन और विच इज लाइकली, या तो डर है कि ऐसा हो सकता है, डर है थ्रेटन करता है, या लाइकली है कि थ्रेट हो सकता है, किसको, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, या फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी को, आर्थिक सुरक्षा को ऑफ इंडिया, और विद इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर, या फिर टेरर
डर का माहौल, डर से भी ज्यादा मैं बोलूंगी खौफ का माहौल, खौफ का माहौल अगर क्रिएट किया तो, और likely to strike terror in the people or any section of the people in India or in foreign country में भी किया तो, और वो इन तरीके से। ए में आपके 5 पॉइंटर्स दे रखे हैं, बी सी आपके पास है और उसके बाद सबसेक्शन 2 आ जाता है। तो ए में बोलता है कि ये चीज हो कैसे रही है, बॉम्ब यूज करके, डायनामाइट यूज करके, कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यूज करके, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, आग जल्दी पकड़ लेता है, फायर आर्म्स है, या कोई भी ऐसा लीथल वेपन मींस विच इज डेथ कॉजिंग, जानलेवा जो है, या फिर कोई पॉइजन है, नॉशियस गैस है, कोई केमिकल या अदर सब्सटेंस भी है। गैस वगैरह भी बेटा अगर एटमॉस्फेयर में एमिट कर दिया तो उससे भी एक्ट हो सकता है, मास लेवल पर लोगों को मार देना। 26 से 11 में आपने देखा है, यस इसी तरीके से। और जिन्होंने मूवी नहीं देखी 26 से 11 की, होमवर्क ले लो, मर्जी नहीं है देखनी है आपको ये मूवी, देखना कितने क्रुएलिटी से इस चीज को क्या कहते हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी आपको 26 से 11 मूवी, सर्च करके देखना, ठीक है। कसाब का जो मामला था, ऑफ hazardous nature or any other means of whatever nature is likely to cause, ये बॉम्ब, डायनामाइट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, लीथल वेपन या ऐसे गैशियस या केमिकल सब्सटेंस यूज करके हो क्या रहा है, पांचों में से कोई एक इफेक्ट हो रहा है। पहला, डेथ कॉज कर रहा है, इंजरी कॉज कर रहा है किसी पर्सन को, लॉस या डिस्ट्रक्शन या डैमेज कॉज कर रहा है किसी प्रॉपर्टी को, डिस्ट्रप्शन ऑफ एनी सप्लाईज और सर्विसेज एसेंशियल टू द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी, जो बेटा सप्लाईज होती है ना उसको डिस्ट्रप्ट कर रहा है। उसको डिस्ट्रप्ट करने का मतलब क्या, उसको डिस्ट्रप्ट करने का मतलब है, मान लो कोल आ रहा है, पेट्रोलियम आ रहा है ना, ट्रेन रेलवेज वगैरह है, वो रेलवेज की पटरी वगैरह हटा देना है ना, कोल पेट्रोलियम माइनिंग्स पर धावा वगैरह बोल देना, जिससे कि नेसेसिटीज वाली जितनी भी सप्लाईज है भारत में वो एक बार रुक जाए। अगर भारत में बेटा ये जो आपके रिसोर्सेज हैं अगर इनकी सप्लाई रुक गई, स्पेसिफिकली कोल पेट्रोलियम इनकी सप्लाई रुक गई, तो पूरा देश हिल सकता है। क्योंकि जब तक आपके ट्रेडिंग नहीं होगा, रिसोर्सेज एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं पहुंचेगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। अगर रिसोर्सेज किसी भी दिन, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, कोल पेट्रोलियम वगैरह, इनको रोक दिया गया, बेटा हम लोग कहीं आ नहीं जा पाएंगे, आप कहीं आ जा नहीं पाओगे, सारी चीजें रुक सकती है। तो ये भी इन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज में डाला। डैमेज टू द मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया बाय वे ऑफ प्रोडक्शन और स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफेट पेपर करेंसी। भारत में बेटा ये आर्थिक जो मुद्दा है ये कर देना, दैट इज नकली नोट वगैरह छाप देना, स्मगलिंग कर देना, खूब सारा पैसा बाहर भेज देना, जिससे कि मॉनेटरी इंस्टेबिलिटी आ जाए। एंड फिफ्थ बोलता है डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया। डिफेंस ऑफ इंडिया, दैट इज इंडिया का जो डिफेंस है वो यूज करता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कोई पर्पस के लिए, स्टेट गवर्नमेंट अपने कोई पर्पस के लिए ऐसी कोई प्रॉपर्टी यूज करती है जो कि भारत में भी हो सकती है, हो सकता है कि बाहर भी हो, उसको डैमेज या डिस्ट्रक्शन कॉज करना। बी बोलता है ओवरऑल का ना दादागिरी दिखाना, बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स और अटेम्प्ट टू कॉज द डेथ ऑफ पब्लिक फंक्शनरी और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरी। बोला है कि बेटा क्रिमिनल फोर्स यूज करके अगर हम कोई पब्लिक फंक्शनरी की डेथ कॉज करें, या ये डर दिखाएं कि हम पब्लिक फंक्शनरी की डेथ कॉज कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर है, कोई सीएम है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वगैरह जो कि बेटा पब्लिक फंक्शनरी में आती है। सी बोलता है डिटेन्स, किडनैप्स और अबडक्ट्स। किसको डिटेन, किसको किडनैप, किसको अबडक्ट किया है, एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को गया, उसके बाद बेटा हम लोग थ्रेटन करेंगे स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट को, या कोई इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि वो कोई पर्टिकुलर एक्ट करे या ना करे। एंड थ्रेटनिंग टू किल और इंजर सच पर्सन, इस पर्सन को अपने पास रख लिया और बोले, फोन लगाया प्रेसिडेंट को कि या तो ये चुपचाप काम करिए जो हम कह रहे हैं, वरना फिर इस पर्सन की जान ले लेंगे। और डज एनी अदर एक्ट इन ऑर्डर टू कंपेल द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री भी है, इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है, और अदर पर्सन टू डू और टू एब्सटेन। एब्सटेन मतलब ओमिट, या तो कोई काम कीजिए या फिर ना कीजिए, तो हम बोलेंगे कि यहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई है। एक्सप्लेनेशन में बेटा इन्होंने पब्लिक फंक्शनरी और आपका काउंटरफियटिंग इंडियन करेंसी बताया है। तो आप
साफ साफ ये देख सकते हैं वर्ड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। मैंने पहले ही बोला था बेटा, इट मींस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या ऐसी अदर फंक्शनरी जिसको कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि ये पब्लिक फंक्शनरी की कैटेगरी में आएगी। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो सब। और बी क्या बोलता है, काउंटरफीटिंग इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी को भी अगर काउंटरफीट किया तो उसमें मीनिंग क्या था, मींस काउंटरफीटिंग करेंसी as may be declared after the examination by the authorized or notified forensic authority। बेटा forensic authority जब एक बार उसको अच्छे से जांच पड़ताल कर ले और उसके बाद बोले कि ना ना दिस इज अ काउंटरफीट इंडियन करेंसी, तो वही हमारे वो इंडियन या फिर मैं कहूं तो काउंटरफीट इंडियन करेंसी में आने वाला है। अब बेटा यहां पे पनिशमेंट्स का मामला स्टार्ट हो जाता है। जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी कमिट करता है, अगर उस पर्टिकुलर टेररिस्ट एक्टिविटी से किसी की डेथ हो गई तो पनिशमेंट कितना मिलेगा, डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट, डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड फाइन। या फिर कोई अदर इफेक्ट कॉज हो गया है, डेथ नहीं हो गया बेटा, फॉर एग्जांपल हर्ट हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, ऐसा कुछ हो गया है, तो वहां कितनी सजा मिलेगी, इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म जो कि 5 साल से कम नहीं होगी, जो लाइफ इंप्रिजनमेंट जा सकती है, एंड फाइन। इसको कंपेयर करना, क्या ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जैसी कोई पनिशमेंट दिख रही है, क्योंकि उसमें भी हमने सबसेक्शन 2 में सेम पनिशमेंट पढ़ी है। मतलब क्राइटेरिया ए और बी में ऐसे ही दे रखा था कि वहां पे डेथ हो जाती है तो, या फिर कोई अदर केस दैट इज कोई अदर इफेक्ट हो जाता है तो। सबसेक्शन 3 क्या बोला सबसेक्शन 3 में बेटा, यस सबसेक्शन 3 में बोलता है whoever conspires or attempts to commit or advocates, abets, advises or entices directly or knowingly facilitate the commission of terrorist act। या फिर कोई एक्ट प्रिपरेटरी टू द टेररिस्ट एक्ट भी है। कोई भी अगर यहां पे पनिशेबल क्या क्या मैं बता देती हूं, एक तो कॉन्स्पिरेसी, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अबेटमेंट, यस एंड एडवाइस देना, या फिर इंसाइट करना। किस चीज को, टेररिस्ट एक्टिविटी को, या उससे पहले कोई प्रिपरेटरी एक्ट भी करने को बोला या करवाया इस तरीके से, तो वो सबसेक्शन 3 में पनिशेबल। और पनिशमेंट कितना है, 5 साल से लेके लाइफ इंप्रिजनमेंट तक जा सकता है और यहां पर फाइन भी मिल सकती है। ठीक है। सबसेक्शन 4, जो कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है या कॉज टू बी ऑर्गेनाइज एंड कैंप और कैंप्स फॉर इंपार्टिंग ट्रेनिंग इन टेररिस्ट एक्टिविटीज, या लोगों को रिक्रूट भी करता है। बेटा बड़े बड़े जो गैंग्स वगैरह हैं, अगर वो प्लान करें, अगर वो ये प्लान करे कि हमको कहीं पर टेररिस्ट एक्टिविटी कमिट करनी है, उसके लिए वो किसी लोगों को ट्रेन कर दे, उसके लिए वो कुछ लोगों को ट्रेन कर दे, कैंप में लोगों को बुलाकर प्रॉपर्ली सारा जितना भी उनका नॉलेज वगैरह है वो शेयर करना, या मैं कहूं तो साफ सुथरी भाषा में ब्रेन वॉश करना उन लोगों का कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज उनके लिए कैसे बेनिफिशियल होने वाला है, क्या क्या जो है उनका तरीका होने वाला है उस पर्टिकुलर ऑफेंस को कमिट करने के लिए। अगर ये सारी चीजों में इन्वॉल्व रहे तो सेक्शन नंबर 113 के सबसेक्शन 4 में पनिशेबल रहेगा। ठीक है। शैल बी पनिश विद एन इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जाएगा, एंड फाइन भी मिलने वाला है। यहाँ पे सबसेक्शन 5 क्या बोलते हैं, एनी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन्वॉल्व इन टेररिस्ट एक्ट। वहां बेटा लास्ट सेक्शन में हम पढ़ के आए हैं कि अगर ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट का, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का अगर वो मेंबर है तो वो पनिशेबल होगा सबसेक्शन 3 में। यहां सबसेक्शन 4 में बोल रहा है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व है उसके मेंबर हो आप। बहुत सारी आप टेररिस्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जानते हो आप, है ना। ठीक है। तो यहां पे पनिशमेंट कितनी है, सीधा सीधा लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड फाइन है। मतलब यहां पर टेररिस्ट ग्रुप से भी आप कनेक्टेड ना रहें, उसके मेंबर अगर आप पाएगा तो सबसेक्शन 5 में पनिशेबल है। सबसेक्शन 6, whoever voluntarily harbors or conceals, कोई भी वॉलेंट्री हार्बर कर रहा है या कंसील कर रहा है किसको, वो पर्सन को जो कि बेटा टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या उसने जिसने की टेररिस्ट एक्टिविटी कमिट की है। whoever voluntarily harbors or conceals or attempts to harbor or conceal any person knowing, इस चीज का वो नॉलेज रखता है, इस चीज का वो नॉलेज रखता है कि ऐसा पर्सन टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। shall not be less than, कितना जाएगा यहां पे पनिशमेंट, shall not be less than 3 years and which may extend to life imprisonment and fine, provided ये सेक्शन किस पर अप्लाई नहीं होगा, स्पाउस पर। बताने की आवश्यकता थी क्या, हाँ बिल्कुल बताने की आवश्यकता थी, इसीलिए तो इन्होंने बताया, बताने की बेटा आवश्यकता थी इसीलिए इन्होंने यहां पे बताया है।
क्योंकि हमने एक वर्ड यूज किया और वो वर्ड क्या था, हार्बर, और हार्बर के केस में कौन नहीं आएगा, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई जब वहां पर स्पाउस है। अगर पति कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करके घर पे आया है तो बेटा घर पर ही आएगा ना, बाहर थोड़ी भटकेगा। अब अगर पत्नी को बोल दे कि नहीं आपने हार्बर किया है, ये सेक्शन पत्नी को कवर नहीं करता। मान लो पत्नी गुंडी थी, कोई थी टेररिस्ट एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व थी, है ना, आतंकवादी थी, वो अलग बात है। जिनकी शादी हो रखी है वो जानते हैं कि वो वाकई में किस प्रवृत्ति की महिला है। खैर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द फीमेल्स, चलो जोक्स अपार्ट, तो अगर पत्नी ऐसा ऑफेंस कमिट करके बेटा घर आती है जो कि आतंकवादी की कैटेगरी में आ रही है, या पति ऐसा ऑफेंस कमिट करके घर आ रहा है जो आतंकवाद की कैटेगरी में आता है, आतंकवादी की कैटेगरी में आता है, तो वो स्पाउस उसको घर में रखने के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि वो घर पे आएगा। ठीक है, सबसेक्शन 7 एंड दिस इज द लास्ट सबसेक्शन फॉर टुडेज क्लास। Whoever knowingly possesses, बेटा सेम अगर आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को देखोगे या फिर मैं बोलूं टेररिस्ट एक्टिविटीज को देखोगे, आपको रियलाइज होगा कि लगभग मैम कहानी सब में जो है कहीं ना कहीं सेम ही बोल रखी है। वहां पर भी वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स करने के बाद अगर वो प्रॉपर्टी का पोजेशन अपने पास रखता है, जानता है कि ये तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से आया है, टेररिस्ट एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अभी आपने देखा है बेटा बांग्लादेश में किस तरीके से जो है चीजें हुई हैं। आपके जितने भी ऑफिशियल हाउसेस वगैरह हैं, वहां से प्रॉपर्टी लोग उठा के अपने घर पे, सोफा उठा के, लैंप उठा के अपने घर लेके जा रहे हैं। दे नो कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किस तरीके से हासिल हुई है। अगर उस तरीके को जानते हुए कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो टेररिस्ट एक्ट के कमीशन से आई है, ऐसी प्रॉपर्टी को अपने पास पोजेस करता है, उसका कब्जा अपने पास रखता है, डिराइव करता है या उसको किसी भी तरीके से ऑब्टेन करता है और एक्वायर्ड थ्रू द कमीशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, तो पनिशमेंट कितना होने वाला है, लाइफ इंप्रिजनमेंट, और यहां पर फाइन भी मिलने वाला है। एक्सप्लेनेशन में इन्होंने हमारा डाउट रिमूव करने के लिए बहुत अच्छी चीज बोली है, मार्क करो इसको, 5 स्टार नहीं, मैं कहूंगी 10 स्टार लगाओ इसको। इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक से नीचे का व्यक्ति shall decide whether to register an act under this section or under UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में केस फाइल करना है, उस सेक्शन के तहत केस रजिस्टर होगा, या फिर रजिस्टर हमारे बीएनएस के 113 धारा 113 में होगा अगर आतंकवाद का ऐसा कोई भी अपराध हुआ है तो ये एक्सक्लूसिव पावर एसपी को दे रखा है। ऐसा नहीं अपन चल दिए कि साहब पुलिस स्टेशन में घुस गए, क्या मुद्दा है, बस अब आतंकवाद हो गया घर पे, पता चला मियां बीवी की लड़ाई हो रही थी, वो थोड़ी होता है। तो यहां पर वो पर्टिकुलर ऑफेंस का केस रजिस्टर करने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, बेटा ध्यान रखना, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी, दैट मींस या तो एसपी साहब खुद हो सकते हैं या एसपी साहब के ऊपर की रैंक का कोई भी व्यक्ति है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन डिसाइड करेगा कि उस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत, दैट इज 113 में हमको केस रजिस्टर करना है या नहीं करना है, या यूएपीए एक्ट 1967 के तहत केस रजिस्टर करना है नहीं करना है। मार्क कर लो इस एक्ट को भी अच्छे से, नया सेक्शन है और नए सेक्शन में से खुद के सवाल पूछे जाएंगे, तो डोंट एक्सपेक्ट कि ये पुराना का पुराना आईपीसी वाले प्रोविजंस को ही प्राथमिकता देंगे, नहीं, जो नई चीजें हुई हैं तो उनको क्यों नहीं प्राथमिकता देंगे। तो सबसे पहले नए सेक्शंस के नोट्स बनाने शुरू कर दो, और इसको तो पूरा के पूरा टैबुलर फॉर्म में पढ़ना है। सबसेक्शन 6 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कीवर्ड्स लिखना और उनकी पनिशमेंट याद करनी है, जो कि मैंने नीति के बैचेस में करवाया है स्टूडेंट्स को। ठीक है, चलिए जी, तो आज हमने इस सेशन में ना सिर्फ ऑर्गेनाइज क्राइम्स पढ़े, एक अच्छा सेगमेंट पढ़ा था, दैट इज टेररिस्ट एक्टिविटीज। नो डाउट देखो बेटा, बीएनएस के थ्रू टेररिस्ट एक्टिविटीज को कर्ब करने का बिल्कुल प्रयास किया तो जाएगा ही, और अन्य ऐसे और एडिशनल एक्ट्स हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज वगैरह हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे बहुत सारे कन्वेंशंस है जिसका इंडिया सिग्नेटरी है, जिनके कंप्लायंस के साथ कई बार टेररिस्ट एक्टिविटीज को डील किया जाता है। उस मामले में फिर आपका आईसीजे का भी रोल आ जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी रोल आ जाता है। खैर, ये सारी बातें बीएनएस के अपार्ट हैं, और जिन भी स्टेट में ऐसा इंटरनेशनल लॉ आ रहा है उनके लिए जरूरी है कि वो सारे कन्वेंशंस वगैरह को इस पर्टिकुलर टेररिस्ट एक्टिविटीज के साथ साथ पढ़ें, और प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस चीज को देख के नहीं डरना है कि मैम 7-7, 8-8 सब सेक्शन है, पढ़ू क्या, टैबुलर फॉर्म में कीवर्ड्स लिख लो और उसके पनिशमेंट देख लो, दैट्स इट। ये जो लास्ट वाला एक्सप्लेनेशन था इसको जरूर अच्छे से याद रखना, दिस एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो एसपी हिमसेल्फ और एनीवन अबव द रैंक ऑफ एसपी एंटाइटल्ड है कि वो यहां पे क्या कर सकता है, डिसाइड करेगा कि केस जो है इस सेक्शन में फाइल करना है या फिर आपके अदर कोई जो भी इसका अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है उसमें फाइल करना है।
और वो स्टूडेंट्स दोज हु आर लुकिंग फॉर द पीडीएफ्स ऑफ ऑल दीज सेशंस, स्पेसिफिकली हमारे बीएनएस की जो वाईटी सीरीज, फ्री वाईटी सीरीज चल रही है, इसके लिए जरूरी है आप पीडब्ल्यू ऐप पर जाएंगे, जुडिशरी सेगमेंट को सिलेक्ट करेंगे, वहां पर आपको फोल्डर दिख जाएगा एक वीडियोस का, एक पीडीएफ का। पीडीएफ जाके आप सारे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और उनको प्रिंट भी करवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और कंसिस्टेंटली अपने सारे नोट्स बना रहे हैं और रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच।